हो मुझे इश्क है तुझी से, ओ मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, ओ मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मैं मनीष कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में, कि ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सके। तो देखिए, काफ़ी बच्चों ने इस चैनल से जुड़ गए हैं। जो भी बाकी है, जहाँ भी है, फटाफट इस चैनल से जुड़ जाएं, कि ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में जानेंगे, ये एक एक रहस्यमयी बात है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इस सेशन में। देखिए, आज की सेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। ये बात हम लोग जान रहे हैं क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का। जो भी बच्चे सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं, वे इस चैनल से जुड़ जाएं और उसको भी देख लेंगे, कि ताकि यहाँ से आपको इस लेक्चर की जो शुरुआत किया जाएगा उसमें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और जिस बच्चे को बीच में समझ में नहीं आता है, तो वे लोग इस वीडियो को रिव्यू कर कर देख लें, बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए आए हैं। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। ये जो आप देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं ना, प्रोपेगेशन कहिए, अच्छा है, इसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। यह क्या है, तो आप देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें नया जो जनरेशन बनेगा वो सिंगल पेरेंट के द्वारा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल में, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंगल पेरेंट के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो और वही जब प्लांट में होता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, फटाफट बच्चे जुड़ रहे हैं और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं और लाइव सेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये है। यहाँ पे अभी आपको पता चल गया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव पार्ट जो होता है प्लांट का, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रूट, स्टेम और लीफ को बोलते हैं, इस वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप के प्रोपेगेशन
या रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानेंगे। दिस मेथड प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्लोन्स इन शॉर्टेस्ट टाइम। यानी इस मेथड से अगर प्रोपेगेशन हो रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत कम समय में सिमिलर प्लांट का फॉर्मेशन होगा और काफ़ी तीव्र गति से, क्योंकि ये बहुत सारे जो नया प्लांट बनेगा वो ओल्ड प्लांट या पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा। अब ये जो नया प्लांट होगा वो पेरेंट प्लांट के सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा, तो इसको हम लोग क्लोन भी तो बोल सकते हैं ना। आपको ये स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत इमेज दिख रहा होगा। ये देखिए अलग अलग प्लांट का पार्ट्स है जिसके द्वारा आपको दिखाया गया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ये आप देखिए स्वीट पोटैटो है जिसके रूट से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कुछ छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं जिसको एडवेंचियस बर्ड के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये रिप्रोडक्टिव रूट है, ये इससे देखिए न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये रूट का ही एक पार्ट है जो ट्यूबर फॉर्म में है और इससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ये देखकर पता चल रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये सिर्फ प्लांट में ही होता है, ये एनिमल में नहीं होता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक खूबसूरत सा, बहुत ही लाजवाब कहिए ये इमेज। आप देखकर कमेंट करके बताइए तो ये कौन सा प्लांट है। वाह, काफी बच्चों ने इस प्लांट का नाम जानते हैं। इसको हम लोग जिंजर के नाम से जानते हैं, जिसको अदरक बोला जाता है। इसमें भी नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके अगले पॉइंट में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इसके द्वारा अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसको हम क्या कहेंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए। उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है दो मेथड से होता है। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला जो मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेकेंड मेथड आप देख रहे हैं इसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, चाहे इसको हम लोग हॉर्टिकल्चरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, नेचुरली होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये नेचुरली तो होगा ही, लेकिन इसमें ह्यूमन का कुछ इंटरफेरेंस होता है, यानी ह्यूमन अपने एक्टिविटी के द्वारा उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं और उस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बनने वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखकर इसका सटीक आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि क्या होगा। आपको स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दिख रहा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ डैश रिप्रोडक्शन। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइप के रिप्रोडक्शन है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो काफी बच्चों ने सही जवाब भेजा है, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी इसका सटीक आंसर भेजे हैं लोग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो काफी ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है पढ़कर। देखिए, आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो स्क्रीन पर दिख रहा है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये फर्स्ट टाइप है। ये दो टाइप का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो आप जस्ट इसके पहले देखे थे। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से पॉइंट पर विशेष हमें फोकस करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस ऑकर्स व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब नए प्लांट का ग्रो और उसका डेवलपमेंट नेचुरली हो रहा है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, तो ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी enabled by the development of adventitious roots। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी किसके द्वारा सक्षम है, तो डेवलपमेंट ऑफ एडवेंचियस रूट, यानी एडवेंचियस रूट के डेवलपमेंट के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सक्षम हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए, थस न्यू प्लांट्स में इमर्ज फ्रॉम द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी जो नया प्लांट है वो पेरेंटल प्लांट के स्टेम, रूट और लीफ से इमर्ज होता है, तब जाकर उसका नया ग्रोथ होता है और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे ढंग से। इसके लिए देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कुछ प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूनिट के भी नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूनिट है जिससे प्लांट का यानी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, हम लोग देखते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव propagation such as runners, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rising to new offspring। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत इमेज के द्वारा दिखाया जा रहा है आपको कि ये जो
स्ट्रक्चर जितना भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है, यानी यूनिट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट दिख रहा है रनर, और ये दूसरा यूनिट है राइजोम, ये तीसरा यूनिट देख रहे हैं शक्कर, ये है ट्यूबर, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑफसेट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बल्ब। यानी इसके अंदर इतना कैपेसिटी होता है कि ये क्या कर सकता है, ग्रो कर कर न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखिए इसमें रनर के द्वारा, राइजोम के द्वारा किस प्लांट में यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी बात को आपको अच्छे ढंग से याद रखना है, इसको समझना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है पोटैटो। ये पोटैटो का ये छोटा छोटा सा आप देख रहे हैं, ये उसका आई है, और इस आई से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यानी इस पोटैटो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके आई को ट्यूबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको ट्यूबर कहेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि अगर पूछा जाए कि पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है, तो क्या बताएंगे, ट्यूबर, या उसको हम आई भी कह सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है जिंजर, यानी जिसको अदरक के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो जिंजर है, इसका पूछा जाएगा कि इसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है, यानी इसमें कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनता है जिससे इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यानी इससे नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखेंगे, इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, राइजोम के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइजोम। यानी इसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है, जिंजर का राइजोम। इसमें आप देखिए कुछ इसमें नोट्स आपको दिखाया गया है, इसका कुछ बर्ड्स दिखाया गया है, और इसमें तो कुछ ये एडवेंचरस रूट है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी आपको एडवेंचरस रूट दिख रहा है। जब इसके एक पार्ट्स को यहाँ से कट करके या यहाँ से कट करके अगर हम लोग मिट्टी में लगाएंगे, तो उससे नए प्लांट का ग्रोथ होगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो इससे पता चल रहा है कि राइजोम के द्वारा किसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो याद रखेंगे जिंजर में होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है अगेव। अगेव का जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, ये इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को यानी बुलबिल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को, यानी बुलबिल के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा एक लीफ दिख रहा होगा। ये लीफ किसका है, तो ये लीफ है ब्रायोफाइलम, एक प्लांट है उसका, यानी इसको पत्थर चट्टा के भी नाम से जाना जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है इसका लीफ कि अगर सुबह में हम यानी कि खाली पेट इसके एक या दो पत्ते को धोकर खाएंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, किडनी साफ रहेगा। यानी जिन लोगों को किडनी में पथरी की होने की संभावना रहती है, किडनी साफ नहीं रहता है, तो उसको साफ करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इस ब्रायोफाइलम के लीफ को सुबह में एक या दो खाइए। जैसे आप जानते हैं तुलसी का जो पत्ता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे खांसी को दूर करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये ब्रायोफाइलम का जो लीफ है, ये अगर पेरेंटल बॉडी से कट कर अलग हो जाएगा, तो ये लीफ से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, एक आश्चर्यजनक बात है कि नहीं है। ये समझिए कि इसके किनारे से क्या है, यानी कि कुछ एडवेंचरस बर्ड निकला हुआ है, और इस बर्ड के ग्रो करने से क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये बहुत सारा खूबसूरत यानी एडवेंचरस बर्ड इसके लीफ के किनारे से निकल गया है। जबकि ऐसा यानी हम लोग ये आसपास हमारे जो प्लांट देखते हैं, जैसे मैंगो है, लीची है, गुआवा है, या और भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, ऐसा उसके लीफ को अगर हम लोग कहीं पे मिट्टी में रख देंगे, तो क्या उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो ऐसा कंडीशन किसमें देखने के लिए मिलता है कि लीफ के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखेंगे क्या, ये ब्रायोफाइलम में होता है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगला जो आपको इमेज दिख रहा है ये है वाटर हाइसिंथ। ये क्या है? वाटर हाइसिंथ। इसको हम लोग जलकुंभी के नाम से जानते हैं, यानी इसको इकॉर्निया भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाटर हाइसिंथ में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होता है जिससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें देखिए एक छोटा सा यहाँ पे इसमें एस्टोलेंस दिख रहा है। इस एस्टोलेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑफसेट के नाम से जानते हैं। यानी ये क्या है? ऑफसेट है, यानी कि एक यहाँ पे थैलस से नेक्स्ट यानी दूसरे थैलस तक ये ऑफसेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उससे एक नया थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो इससे आपको पता चल गया कि जो वाटर हाइसिंथ है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रोपेग्यूल्स के द्वारा होता है, उसके किस पार्ट के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना होगा किसके द्वारा? ऑफसेट के द्वारा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको याद रहे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स या जिसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं ये दिखाया गया है और उस प्लांट का कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है कि कौन से वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा किस टाइप के प्लांट में नया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी उसका रिप्रोडक्शन होता है जिससे उसकी संख्या इंक्रीज करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं अलग अलग टर्म से। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये है रूट, यानी रूट क्या है? प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है। यानी ये रूट के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन जो होता है किस में होता है? तो डहलिया में होता है, एस्पैरेगस में होता है, डलवर्जिया ये शीशो का ही साइंटिफिक नेम होता है, ये गुआवा में होता है और टैपियोका में होता है। तो आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर ये नाम दिख रहा है, ये सभी प्लांट में नए प्लांट का फॉर्मेशन अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड से पूछा जाए कि कौन सा प्रोपेग्यूल्स बनता है उसमें, तो आपको याद रखना होगा कि उसके रूट के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेम के द्वारा भी कुछ प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब स्टेम का अलग अलग मॉडिफाइड फॉर्म होता है, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कुछ एरियल स्टेम होता है, कुछ सब एरियल स्टेम होता है। यानी अंडरग्राउंड स्टेम उस स्टेम को बोलेंगे जो मिट्टी के अंदर होता है। जैसे आपसे पूछा जाए पोटैटो, पोटैटो में जो उसका ट्यूबर है वो क्या है? यानी अंडरग्राउंड स्टेम है। ओनियन का जो बल्ब है वो भी क्या है? उसका अंडरग्राउंड स्टेम है। इस टाइप के जैसे आप साइनोडॉन डैक्टिलॉन यानी दूब घास को देखे होंगे जो यानी आपके अर्थ के सरफेस से ऊपर रन करता है, इसलिए उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रनर के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है? स्टेम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो हम लोग एक एक पार्ट को ध्यान से समझते हैं कि क्या है। जैसे स्टेम का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है ट्यूबर। ये ट्यूबर के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है? पोटैटो में भी होता है। इसके अलावा आर्टिचोक में होता है। आप यहाँ पे देखिए अगला ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स देख रहा होगा, स्टेम का है, ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है बल्ब से। ये गार्लिक में होता है और ओनियन में होता है, यानी लहसुन प्याज का नाम तो आप सुने ही होंगे। यहाँ पे देखिए ये है राइजोम। ये राइजोम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है किस प्लांट का? तो ये है जिंजर का, टर्मेरिक का, बनाना का और ड्रायोपटेरिस का। यानी ये जो प्लांट है इस प्लांट में पूछा जाए कि उसका कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है तो आप क्या बताएंगे? राइजोम बताएंगे। क्या बताएंगे? राइजोम। आप एक एक करके ध्यान से समझिए, नहीं तो इससे जो क्वेश्चन एराइज होगा तो आपको बताने में परेशानी होगा ना। तो आप एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। ये कॉर्म है, कैलोकैसिया, क्रोकस एंड एमॉर्फोफाइलस। एमॉर्फोफाइलस
जो ओल को बोला जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो प्लांट है इसमें कॉर्म के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सकर्स, सकर्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें होता है? मिंट, मिंट यानी जिसको पुदीना के नाम से जानते हैं, यानी पुदीन हरा का नाम सुने हैं ना, अंदर गैस वैस बनाएगा तो उसको आप एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए पुदीन हरा टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो मिंट है और क्राइसैंथेमम है, इसमें सकर्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। रनर की बात करेंगे तो रनर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है किसका? ऑक्जेलिस का और सेंटेला का। इसके अलावा रनर जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होता है किसका? दूब ग्रास का भी। किसका होता है? दूब ग्रास का। यानी दूब ग्रास को हम लोग साइनोडॉन डैक्टिलॉन के भी नाम से जानते हैं। ये टर्म आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एस्टोलेंस, एस्टोलेंस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है किसका? जास्मिन का। ऑफसेट की बात करते हैं तो ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है पिस्टिया का और इकॉर्निया का। ये जो आप इकॉर्निया नाम देख रहे हैं ना, ये है, इसको हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाटर हाइसिंथ। ये वाटर हाइसिंथ जो है ना, जलकुंभी को बोला जाता है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आपको कुछ देर पहले ये बताया भी गया कि वाटर हाइसिंथ में जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें लिप्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो देखिए कौन कौन है? ब्रायोफाइलम है, बिगोनिया है, क्लंचू वर्टिसिलेटा होता है जिसको सिर्फ क्लंचू भी बोल सकते हैं, और एक दूसरा है वॉकिंग फर्न। यानी ऐसे ये सब प्लांट में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसके लीफ के द्वारा होता है। यानी यहाँ पे देखिए बुलबिल्स, आपको बताया गया था बुलबिल्स जो होता है अगेव में देखने के लिए मिलता है, लिली में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ये किसमें? पाइनएप्पल में भी मिलता है, और यहाँ पे डाइओस्कोरिया में भी देखने के लिए मिलता है। क्या? बुलबिल्स, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनता है और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है टोरियंस। ये क्या है? टोरियंस एक फ्लेशी बर्ड है। वो भी किसमें पाया जाता है? ये तो जो जल में रहने वाले प्लांट होते हैं जिसको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, तो उसी एक्वेटिक प्लांट में ये फ्लेशी बर्ड्स पाया जाता है जिसको यानी टोरियंस के नाम से जानते हैं। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस टोरियंस के द्वारा किस प्लांट में होता है? तो देखिए यहाँ पे है, यानी पोटामोजिटोन में, और इसके अलावा यानी यूट्रिकुलेरिया में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो आप इस प्लांट का नाम याद रखिएगा और उसके वेजिटेटिव पार्ट को भी थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट करके याद रखिएगा कि ताकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सके। एग्ज़ाम में आप बैठे तो आपको किसी तरह का कोई अंदर घबराहट नहीं हो। तो ऐसी पॉइंट को हम लोग बेसिस रूप से समझते हैं कि ताकि हमारा एक एक डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि नोट्स आप आसानी से बना सके। चलते हैं अगले पॉइंट में। देखिए आपके लिए एक खूबसूरत और बहुत ही अच्छे ढंग से अरेंज किया गया है एक क्वेश्चन को, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर कमेंट करके बताइए। हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, राइजोम इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ। अब आप बताइए कि राइजोम है वो किस प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। आपको प्लांट का ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है पोटैटो, ऑप्शन बी है ओनियन, ऑप्शन सी है जिंजर,
और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी राइजोम है वो किस प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। तो आप इसमें से देखिए फटाफट कमेंट करके, फास्ट कमेंट फास्ट। अरे वाह, कमेंट का तो लाइन लगा दिए हैं। हाँ, ये ना हुआ, एक्टिव बच्चे सब जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से सही आंसर भेज रहे हैं। ऑप्शन कौन सा भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं ऑप्शन सी, जिंजर इसका बेहतरीन जवाब। देखिए सी का तो लाइन लगा दिए हैं, ऐसा ही लगे रहिए। आप ऐसे जब जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म से तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को देखकर जो सही जवाब आप भेजते हैं इससे मन को बहुत सुकून मिलता है और हमारे अंदर एक एनर्जी का संचार होता है और इसी एनर्जी से हम आपके बीच लाइव आते हैं और आपको एक एक पॉइंट को विशेष रूप से समझाते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला पॉइंट क्या है, वाटर हाइसिंथ, जो कि कुछ देर पहले हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे। हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। वाटर हाइसिंथ की बात करेंगे तो इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को बोला जाता है, तो किसको बोलेंगे, वाटर हाइसिंथ को, यानी कि ये जलकुंभी को बोला जाता है। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग के द्वारा दिखाया गया है, ये आपको खुद दिख रहा है, ये क्या है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ में देखिए इसका ये लीफ है, इसके अलावा ये इसका फ्लावर है और ये क्या है, इसका लीफ है और लीफ को फ्लावर से अटैच करने के लिए या उसके प्लांट बॉडी से अटैच करने के लिए एक इसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पेटियोल के नाम से जानते हैं या स्टॉक भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका देखिए यहाँ पे थैलस है, रूट है, यानी कि ये एक एक्वेटिक प्लांट है और ये प्लांट देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हर एक खूबसूरत चीज़ अच्छा नहीं होता है। जिसमें जितना अच्छा गुण होता है उसके साथ साथ कुछ उसमें हार्मफुल प्रॉपर्टी यानी उसका गुण होता है। तो हम लोग समझते हैं इसमें कि वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, यानी आप जो ये देख रहे हैं वाटर हाइसिंथ, ये वाटर हाइसिंथ क्या है, एक इन्वेसिव वीड्स है, यानी एक आक्रामक खरपतवार है या घास है कहिए, चाहे एक पौधा है। ग्रो वेयर रिवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, ये उस स्थान में काफी तीव्र गति से ग्रो करता है जो जल कैसा हो, स्टैंडिंग हो, यानी कि बहते हुए जल में इसका ग्रोथ नहीं होता है सही ढंग से, यानी स्टैंडिंग वाटर में ये काफ़ी तीव्र गति से क्या करता है, अपना संख्या को बढ़ाता है। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, यानी आपको पता है कि ये इसका हार्मफुल पॉइंट क्या है, ये जिस पॉन्ड में या जिस जलाशय में अपनी संख्या को बढ़ाता है या जिस जलाशय में रहता है, उस जलाशय के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ये क्या करता है, ड्रेन कर लेता है, यानी एब्जर्व कर लेता है, जिसके चलते यानी उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल है जैसे फिश है उसकी मृत्यु होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाता है उस जलाशय में जिसमें ये वाटर हाइसिंथ क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज, यानी ये इंडिया में इसको लाया गया था, ये हमारा इंडियन प्लांट नहीं है, ये क्या है, फॉरेन प्लांट है।
लेकिन इंडिया में इसको क्यों लाया गया, तो हम आपको बताते हैं क्यों लाया गया। यानी बिकॉज ऑफ इट्स प्रेटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लिप्स, यानी इसका फ्लावर है ना वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है, और उसके लीफ का शेप भी है वो भी बहुत खूबसूरत है। यही उसकी खूबसूरती को देखकर यहाँ पे उसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लाया गया था। लेकिन ये नहीं पता था कि जिस जलाशय में ये रहेगा उसमें काफ़ी तीव्र गति से अपनी संख्या को बढ़ाएगा और उसके अंदर के ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा। इसी चलते यानी ये संख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ाता है और उसमें रहने वाले जीवों के लिए वो हानिकारक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते वो हानिकारक होता है। इसलिए क्या इसको बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। आप बंगाल के खाड़ी को देखे होंगे, उसमें बहुत सारा ये वाटर हाइसिंथ फैला हुआ है, जिसको साफ करके अलग करना काफ़ी मुश्किल है। आप बहुत सारे जलाशय में देखे होंगे, ये आपके आसपास में भी दिखता होगा। देखिए कितना खूबसूरत से आपके सामने ये डिजाइनिंग किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए और देखिए ये लग रहा है कि अभी ये जल में तैर रहा है। ये जल को देखकर आपको नहीं लग रहा है कि इस जल में आप कभी स्नान करने गए होंगे? कितना मज़ा आता है स्विमिंग करने में। और हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है। आप बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे कि छोटा छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया जाता है, लेकिन गांव में स्विमिंग पूल क्या, पूरा नदी तालाब वैसा ही रहता है। काफ़ी बच्चे उसमें स्विमिंग करके यानी इंटरेस्टिंग का आनंद लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स एट ए फिनोमिनल रेट, यानी जो वाटर हाइसिंथ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये काफ़ी तीव्र गति से होता है। यानी यही फिनोमिनल रेट से होने के चलते, फास्ट होने के चलते ये अपनी संख्या को काफ़ी तीव्र गति से फैला लेता है और बढ़ा लेता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। देखिए आपके लिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसके ऑप्शन को भी देखिए और सही ऑप्शन को कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम आपको बता रहे हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय लीफ। आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो, यानी कौन सा प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसके लीफ के द्वारा होता है, यानी उसके पत्ते के द्वारा होता है। आप फटाफट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ब्रायोफाइलम, ये सेकंड ऑप्शन है जिंजर, थर्ड ऑप्शन है पोटैटो और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए, तब तक हम आपको समय देते हैं 5 सेकेंड का। टाइमिंग आपका शुरू हो रहा है। काफी बच्चों का सही जवाब आ रहा है कमेंट में। इसका सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए ब्रायोफाइलम। आपके कमेंट के इस जवाब को देखकर मन आनंदित हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन का जवाब देते रहिए और हमारे साथ इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर जुड़े रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक का भी बटन दबा दें और फॉरवर्ड करके अपने दोस्तों को भी बताएं। और आपको एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म स्टडी करने के लिए मिला है, तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का भी आइकन
दबा दें कि ताकि आपको सबसे पहले जो भी नया लेक्चर का वीडियो आए या लाइव क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कितना आपको मज़ा आ रहा है पढ़कर और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, जैसे आपको बताया गया था कि वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है, एक नेचुरल मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, जिसको आपको बताया गया था, इसको हॉर्टिकल्चरल के भी नाम से जानते हैं। इसका भी डिफरेंट टाइप है, हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो देखिए ये है हॉर्टिकल्चरल और आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, यानी कैरिड आउट बाय ह्यूमंस ऑन द फील्ड एंड लेबोरेटरीज। यानी ये ह्यूमन के द्वारा इसमें कुछ अपना पार्टिसिपेंट रहता है और ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा ये रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। यानी फील्ड में भी आप देखते होंगे खेतों में किसानों के द्वारा किया जाता है, इसके अलावा लेबोरेटरी में भी इस मेथड का यूज किया जाता है। यानी कि कुछ कॉमन टाइप्स है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो कि आर्टिफिशियली तरीके से होता है। हम एक एक करके समझते हैं कि ये कौन कौन सा टाइप है। तो देखिए इसमें आपको स्क्रीन पर फर्स्ट टाइप दिख रहा होगा, कटिंग। क्या है स्क्रीन पर, कटिंग। सेकंड है लेयरिंग, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है ग्राफ्टिंग और एक है एयर लेयरिंग। यानी जो आपको जब याद आ जाए उसी समय वो फर्स्ट हो जाएगा, जो बाद में याद आएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो इसमें नहीं है कि फर्स्ट नंबर यही होगा, सेकंड नंबर यही होगा, जो पहले याद आ गया वो फर्स्ट, जो बाद में याद आया वो हो गया सेकंड। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कटिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, लेयरिंग में क्या होगा और एयर लेयरिंग में क्या होगा। यानी इसमें तो विशेष रूप से आपको इसके एग्जाम्पल पर ध्यान देना है कि कौन कौन से प्लांट है जिसमें कटिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कौन सा प्लांट है जिसमें ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, कौन सा प्लांट है जिसमें लेयरिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और कौन सा प्लांट है जिसमें एयर लेयरिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यानी ये ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए कटिंग में क्या कह रहा है कि ये पार्ट ऑफ स्टेम इज कट, यानी स्टेम का पार्ट को क्या किया जाता है, इसमें कट कर दिया जाता है, एंड द कट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और उसका जो कटा हुआ पार्ट होता है उससे नए प्लांट का निर्माण होता है। कब, व्हेन प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल, जब उस टुकड़े को मिट्टी में जब लगाते हैं, वो भी किस तरह के मिट्टी में, मॉइस्ट सॉइल यानी नम मिट्टी में लगाते हैं। उस यानी कि प्लांट के स्टेम को जिसको हम काट कर लाए हैं, उस स्टेम को जब मिट्टी में लगाएंगे तो कुछ दिन के बाद से उससे रूट निकलेगा और रूट निकल कर एक नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कटिंग बोलेंगे। और ये कटिंग क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सा टाइप है तो पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। नेचुरली की बात कर, नेचुरली अगर ये होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। लेकिन ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, चाहे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए ये किसमें, ये आप कटिंग देख सकते हैं, मैंगो में भी होता है, गुआवा में भी होता है, लीची में, लेमन में, रोज में। ये सब प्लांट का नाम आप याद रखेंगे कि ताकि आप बता सके कि कौन कौन से प्लांट में कटिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। शुगर कैन में भी आप देखे होंगे कि कटिंग के द्वारा ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। रोज प्लांट को तो आप घर पे लगाए ही होंगे, चाहे मेहंदी के
डाली को काट कर आप घर पे लगाए होंगे, आप देखे होंगे ना कि उसके स्टेम को कट करके मिट्टी में लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, कुछ दिन के बाद से जड़ निकलता है और वो प्लांट यानी कि धीरे धीरे ग्रो करके और पूरा अपना जीवित और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि नए प्लांट का अगर फॉर्मेशन प्लांट के स्टेम के द्वारा ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कटिंग। और इस कटिंग के टाइप्स को आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानेंगे। यहाँ पे कुछ छोटा छोटा टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये स्टेम का काटा हुआ है जो मिट्टी में लगाने से यहाँ पे देखिए ये बड निकल रहा है ना, और ये बड ग्रो होकर क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ये कुछ लीफ और बड निकल रहा है, ये ग्रो करके नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड जो इसका है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है तो ये भी बताएंगे कि इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें भी कौन सा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जगह पर आप क्या बताएंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि ये भी ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा किया जा रहा है। तो ग्राफ्टिंग में देख रहे हैं कि द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट, यानी इसमें किसी प्लांट के स्टेम को काट लिया जाता है, काटने के बाद से उस स्टेम को किसी अदर जो स्ट्रॉन्ग प्लांट है जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं उसके स्टेम में इसको ले जाकर क्या करते हैं, कनेक्ट उससे कर देते हैं, उससे ज्वाइंट कर देते हैं, उसमें फिट कर देते हैं। तो फिट करने के लिए उसमें देखिए कुछ ग्रूव बनाना पड़ता है, ये ग्रूव बनाकर इसमें ये एक देखिए ये तो पहले से ये प्लांट का स्टेम है और एक अदर प्लांट के स्टेम को क्या किया गया, कट करके इसमें फिट किया जा रहा है। फिट करने के बाद से इसको यानी कि किसी रस्सी से या धागे से उसको बांध देते हैं कि ताकि वो उसमें क्या हो, वाइब्रेशन नहीं हो, या डाली के हिलने डोलने से अगर वो अप डाउन करेगा तो उसका ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, और ज्वाइंट नहीं होगा तो फिर ये नया प्लांट के फॉर्म में ग्रो नहीं करेगा। ये सेम प्लांट में भी हो सकता है और एक दूसरे से डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट में इसको क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं और कवर्ड विथ ग्राफ्टिंग वैक्स, और उसके ग्राफ्टिंग वैक्स से उसको कवर्ड कर देते हैं, जैसे उसको बांध देते हैं कि ताकि वो सुरक्षित रहे। इस टाइप का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा यानी ग्राफ्टिंग के द्वारा किस किस प्लांट में हो सकता है, तो एप्पल में हो सकता है, ऑरेंज में, वाटरमेलन में भी हो सकता है, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है जो सजावट के लिए घर में हम लोग आसपास घर के आसपास गमले में लगाते हैं, यानी सजावटी पौधा, ये उसको हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट के भी नाम से जानते हैं। इस प्लांट में क्या होगा, यानी ग्राफ्टिंग के द्वारा नए प्लांट को ग्रो कराया जाता है, यानी कम समय में, यानी हम तीव्र गति से और सेम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ये है लेयरिंग। लेयरिंग भी क्या है, यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज बेंट डाउन अंटिल इट्स टच द सॉइल, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये मेन प्लांट है, इस मेन प्लांट के स्टेम को यानी बेंड कर दिया गया है, फोल्ड करके और क्या किया गया है, यानी सॉइल से टच कराकर और इसके हेड को सॉइल के बाहर कर दिया गया है। और इसको सपोर्ट के लिए आप एक यहाँ पे छोटा से किसी भी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद से देखेंगे कि जो मिट्टी से इसका टच पार्ट्स है वो यहाँ पे कुछ एडवेंचरस रूट निकल आएगा, और उस रूट के निकल जाने के बाद आप यहाँ से अब कट करके चाहेंगे कि इसको दूसरे जगह ले जाकर लगा दें तो आप एक नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो करा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे रहने देना चाहते हैं तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर स्टेम के काटने से पहले उसको लेयरिंग कर देते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये प्लांट अच्छे ढंग से ग्रो करेगा। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द स्टेम इज देन कट वंस इट डेवलप रूट एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, यानी कि जब ये यहाँ पर रूट बन जाएगा तो बताया गया था इसको कट करके अलग
दूसरे जगह हम लोग उसको ले जाकर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए इसका अगला पॉइंट है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग कैसे होता है? ये जो स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है जिसका ब्रांच मोटा होगा, थिक होगा, उसको हम नीचे सॉइल से टच नहीं करा सकते हैं, तो वैसे प्लांट में क्या किया जाता है, एयर लेयरिंग किया जाता है। यानी ऐसे प्लांट में क्या किया जाता है कि उसके स्टेम को, जिसमें हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना है, तो उसके स्टेम को हल्का सा कट कर दिया जाता है, यानी उसके छिलके को वहाँ से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद से उसको क्या करते हैं कि कुछ मिट्टी से चारों तरफ से उसको लपेट देते हैं, चाहे कपड़े को भिंगाकर चारों तरफ से उसको लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद से किसी प्लास्टिक से या पॉलीथीन से उसको क्या करेंगे, बांध देंगे। बांधने के बाद से आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कुछ दिन के बाद से आप देखेंगे इस प्लास्टिक के कवर को हटाकर कि वहाँ पर क्या हुआ है, कुछ रूट अपीयर हो गया है। तो जब रूट अपीयर हो जाएगा तो यहाँ से हम कट करके इसको क्या कर सकते हैं, अलग प्लांट के, नए प्लांट के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग प्लांट के स्टेम को, यानी इस मेथड से नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो कराते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा कंडीशन किस में हो सकता है, तो मैंगो में हो सकता है, गुआवा में हो सकता है, कस्टर्ड एप्पल में भी हो सकता है, तो आप जैक फ्रूट में भी हो सकता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एयर लेयरिंग हो, चाहे कटिंग हो, चाहे ग्राफ्टिंग हो, ये तो हमारे आसपास देखने के लिए मिलता ही है। इसके अलावा ये अधिकांश रूप से, यानी कि जो हॉर्टिकल्चरल से या हॉर्टिकल्चर से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, वे अधिकांश इसको करते हैं, यानी गार्डनर के द्वारा ये प्रोसेस को किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपके लिए एक खूबसूरत क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़कर इसके सही आंसर को कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ्टिंग इज ए टाइप ऑफ डैश, यानी ग्राफ्टिंग किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये आपको बताना है ऑप्शन को देखते हुए। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड ऑप्शन है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थर्ड ऑप्शन है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्या आपको इस ऑप्शन में कोई सही आंसर आपको दिख रहा है, तो आप फटाफट कमेंट करना शुरू कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हम आपको समय देते हैं 5 सेकंड का। काफी बच्चों ने सही जवाब भेजा है। इसका सटीक आंसर होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी ऑप्शन सी इज बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसा ही क्वेश्चन को मजेदार ढंग से पढ़िए और समझिए और उसके सही जवाब को भेजिए। जस्ट अभी हम लोग इसको पढ़े थे, ग्राफ्टिंग को। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला भी आपके लिए एक क्वेश्चन ही है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि किस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, सेकंड ऑप्शन है वाटर हाइसिंथ, थर्ड ऑप्शन है राइस प्लांट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए कि सही आंसर क्या होगा। किस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं कि ताकि आगे भी आपके साथ ये क्वेश्चन जुड़ा रहेगा। भविष्य में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब काफ़ी बच्चों ने कमेंट कर भेजा है। इसका सही आंसर होगा वाटर हाइसिंथ, ऑप्शन बी।
बी बोले तो बंटी सर। और बंटी सर के साथ आप कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट करके बताइए, तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप भी इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और कमेंट करके सही जवाब भेजते रहिए। आपको जो प्रॉब्लम हो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर उसका निदान करेंगे और वैसी समस्या को हम दूर करेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोग जितना पढ़ाई किए ये सब रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स था। आपको बताया गया है कि रिप्रोडक्शन जो होता है यानी दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, उसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है और जो नया ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्लोन। आपको पीछे वाले लेक्चर में ये सब चीज़ पढ़ाया गया है एक एक करके डिटेल्स में। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप की ओर बढ़े हुए हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग लैंगिक जनन के भी नाम से जानते हैं। तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वैसे आपको पहले बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, लेकिन ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें यानी दो पेरेंट के द्वारा नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा, दो ऑर्गेनिज्म कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसको समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कंबाइनिंग से होता है और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन वाले ऑर्गेनिज्म का होता है, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल से मेल गैमीट बनता है और फीमेल से फीमेल गैमीट बनता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको जाइगोट के नाम से जानते हैं। और जाइगोट ग्रो कर कर एम्ब्रायो बनाता है और एम्ब्रायो से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि गैमीट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की भी क्रिया हो रही है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आगे क्या है पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस और एम्फीगोनी। यानी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको और नाम से भी जाना जाता है। क्या उसको बोलते हैं, उसको एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, उसको एम्फीगोनी भी बोलते हैं। यानी ये दो पेरेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एम्फीमिक्सिस या एम्फीगोनी के नाम से जानते हैं। तो इसका डिटेल्स पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो आपको अभी बताया गया कि इसमें एक मेल होता है और एक क्या है, फीमेल है। ये डिफरेंट सेक्स ऑर्गन वाले ऑर्गेनिज्म है। मेल से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट को एनिमल में हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म सेल के नाम से जानते हैं और फीमेल गैमीट को एनिमल में ओवम या ओवा या oocyte के नाम से जानते हैं। लेकिन प्लांट में इसको हम लोग फीमेल गैमीट बोलते हैं, इसके अलावा उसको एग सेल बोलते हैं। तो वैसे एनिमल में भी हम लोग एग सेल कह सकते हैं, प्लांट में भी एग सेल कह सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। दोनों का क्या होता है, फ्यूजन। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों का फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉयड, जिसको 2n से डिनोट किया जाता है। यानी ये जाइगोट जब बन जाता है तो उससे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए एक डिवीजन होता है जिस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। ये माइटोसिस सेल डिवीजन बार बार जाइगोट में होगा और इससे बहुत सारा, यानी ये यूनिसेलुलर जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रायो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से ग्रो करके क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पॉइंट से, तो देखिए कैसे अरेंज किया जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि ये इसमें मेल से जो मेल गैमिट बनता है, फीमेल से जो फीमेल गैमिट बनता है, तो गैमिट बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो गैमिट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। हम लोग डिटेल्स में एक एक पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। और गैमिट जब बन जाता है तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये फर्टिलाइजेशन टर्म आपको याद रखना होगा कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो से न्यू इंडिविजुअल यानी नए जीव का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए कि जाइगोट का पोलाइडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं कि डिप्लॉयड होता है। यानी इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होगा डिप्लॉयड स्टेज में होगा, जितना उसके पेरेंटल सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम का नंबर इसके जाइगोट में होगा। इसके अलावा ये मेल गैमिट की बात करेंगे चाहे फीमेल गैमिट की, यानी गैमिट में क्रोमोसोम का नंबर कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि मेल में जितना क्रोमोसोम का नंबर होता है उसके सेल के हाफ क्रोमोसोम का नंबर उसके गैमिट में होता है, जिसको हम लोग हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं और इसको n से डिनोट किया जाता है। तो गैमिट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये बात आप याद रखिएगा। और गैमिट बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और इसमें जो डिवीजन होता है वो डिवीजन कैसा होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। लेकिन कहीं कहीं पर माइटोसिस सेल डिवीजन भी होता है जब उसका पेरेंटल बॉडी ही हैप्लॉइड कंडीशन में हो। लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमिट का फॉर्मेशन मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा होता है। लेकिन गैमिट कैसा होता है, तो हमेशा हैप्लॉइड होता है। और दो हैप्लॉइड गैमिट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो क्वेश्चन एराइज होगा, आपसे कोई पूछे कि जाइगोट का पोलाइडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप हमेशा के लिए ये अपने माइंड में लॉक कर लीजिए कि डिप्लॉयड होता है, ये कभी बदल नहीं सकता है। और गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है, इसको भी कोई बदल नहीं सकता है। ये फिक्स कर लीजिएगा अपने माइंड के पिटारा में। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। ये पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और आपको ये टर्म समझ में आ रहा है ना, और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। तो आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फीचर्स होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि इट इज़ यूजुअली बाई पेरेंटल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई पेरेंटल होता है, क्योंकि दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गेन वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इस रिप्रोडक्शन में। इसलिए दो पेरेंट के द्वारा ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बाई
पैरेंटल कह रहे हैं, वो भी 2 पेरेंट एक सेम स्पेसीज का होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है मेल और फीमेल वो दोनों से क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट बनने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी दोनों जो गैमेट बना है मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट, ये गैमेट एक दूसरे से क्या करता है, फ्यूज करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसके अलावा और क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इट इन्वॉल्व्स बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन दोनों इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो कैसे, तो आपको याद रखना है कि गैमेट जब बनता है तो गैमेट बनाने के लिए जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस, और गैमेट बनने के बाद से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है 2 गैमेट के बीच तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनता है तो उसमें जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। और ये मियोसिस और माइटोसिस दोनों इन्वॉल्व रहता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम आपको बता देते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस क्या है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है ये मियोसिस सेल डिवीजन है, यानी कि सेल जो है ना वो डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाता है। तो मियोसिस क्या होगा, ये डिप्लॉयड सेल में होता है, जिसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, यानी कि कोई डिप्लॉयड सेल है। ये मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, 1 से 2 सेल बनाएगा, और फिर दूसरे स्टेप में ये 2 से कितना बनाएगा, यानी 4 सेल बनाएगा। यानी कि ये आप देख रहे हैं कि मियोसिस जो 2 स्टेप में हो रहा है, एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और एक को बोलते हैं मियोसिस सेकेंड, और लास्ट में रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है, 4। यानी मियोसिस सेल डिवीजन जब कंप्लीट हो रहा है तो आपको 4 सेल मिल रहा है। लेकिन इसमें देखिए इसका ये पेरेंट सेल है, क्या है, पेरेंट सेल, और नीचे जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डॉटर सेल। ये क्या है, डॉटर सेल है। पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, लेकिन इससे जो सेल बन रहा है ये देखिए, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो हेप्लॉयड 2 सेल बनेगा, और हेप्लॉयड सेल से पुनः फिर ये क्या बनेगा, यहाँ भी हेप्लॉयड सेल बनता है। यानी कि पेरेंट सेल क्या है, कैसा है, डिप्लॉयड है, और लास्ट में जो डॉटर सेल बन रहा है ये डॉटर सेल कैसा बन रहा है, हेप्लॉयड बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दोनों मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इसी को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये डिप्लॉयड सेल में होता है और उससे नया 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो भी कैसा, हेप्लॉयड होता है। तो आपको समझ में आ रहा है। ये अगला जो पॉइंट है माइटोसिस, माइटोसिस की बात करते हैं तो आप देखिए माइटोसिस जो होता है वो एक ही स्टेप में होता है। ये डिप्लॉयड स्टेज में भी होता है और इसके अलावा हेप्लॉयड स्टेज में भी होता है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है यानी कि उसके डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में इक्वल रहता है। और आप ये जो देखे हैं मियोसिस सेल डिवीजन, इसमें पेरेंट सेल में क्या है, क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्टेज में है, यानी कि जितना उसमें क्रोमोसोम है उसके डॉटर सेल में उसका क्या हो गया है, आधा हो गया है, यानी हाफ हो गया है। अगर ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो अगर ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, इसमें हो जाएगा 23, इसमें भी हो जाएगा 23, हेप्लॉयड होगा तो मतलब बताएगा ना है हाफ हो जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सब जितना भी हेप्लॉयड की बात कर रहे हैं सब में कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन की बात करेंगे, ये जो दोनों डिवीजन है ये किस टाइप का है, ये है माइटोसिस। यानी इस माइटोसिस सेल डिवीजन में आप देख रहे हैं कि इसका पेरेंटल सेल कैसा है, ये पेरेंटल सेल है, ये भी क्या है, पेरेंटल सेल। ये पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है तो इसका डॉटर सेल भी कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। अगर उसका पेरेंटल सेल हेप्लॉयड है तो इसका डॉटर सेल भी कैसा होगा, हेप्लॉयड होगा। यानी कि पेरेंटल सेल और ये क्या है सभी, यानी डॉटर सेल।
यानी पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो वैसे डिवीजन को क्या कहेंगे, माइटोसिस। अगर उसके पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम का नंबर जितना है उसके डॉटर सेल में उसका हाफ हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है, मियोसिस और ये है माइटोसिस। यानी हमारे बॉडी का जितना सेल है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए हमेशा कौन सा डिवीजन होते रहता है, माइटोसिस होते रहता है। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन कब होता है, तो सिर्फ गेमिट बनाने के लिए, यानी जब गेमिट बनाना होगा तभी मियोसिस होगा, यानी इसको छोड़कर दूसरे कभी अलग समय में मियोसिस नहीं होता है। याद रखेंगे, सिर्फ गेमिट बनाने के लिए ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि डॉटर ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी डॉटर ऑर्गेनिज्म है जो नया इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा वो अपने पेरेंट्स से कैसा होगा, डिफर होगा। किस फॉर्म में, जेनेटिकली फॉर्म में डिफर होगा, यानी अलग होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और विशेषता होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डॉटर सेल डिफर हो रहा है इससे वेरिएशन होता है, और ये वेरिएशन जो होता है न्यू स्पेसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी इवोल्यूशन में हेल्प करता है। और वेरिएशन से आपको पता है लार्ज डाइवर्सिटी देखने के लिए हमें मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड एज इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जिस तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी तीव्र गति से ये रिप्रोडक्शन होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन उसका होता है, उतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फास्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। आपके लिए देखिए ये क्वेश्चन को डिजाइनिंग किया गया है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट इसके सही आंसर को कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, यानी फर्टिलाइजेशन किस में होता है, किस टाइप के रिप्रोडक्शन में होता है। तो देखिए आपके लिए ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्या आपको लग रहा है इस ऑप्शन में कि कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है? आप फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके लिए हम 5 सेकंड का समय देते हैं, फटाफट कमेंट फास्ट। काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। तो बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन को बनाकर? मज़ा आ रहा है? तो चैनल से बने रहिए और थोड़ा फोकस ऑन स्टडी। आप इधर उधर के कमेंट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। कहा गया है कि जिस तरह आप समय को बर्बाद आज कीजिएगा तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। तो इससे आप बच कर रहिए। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका टाइप क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। शायद आप अभी तक सुने होंगे या नहीं होंगे, हम आपको बताते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं सिंगेमी और एक को बोलते हैं कंजुगेशन। यानी सिंगेमी में क्या होता है और कंजुगेशन में क्या होता है, और कौन से ऑर्गेनिज्म में सिंगेमी होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म में कंजुगेशन होता है, हम इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए फर्स्ट आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स दिख रहा होगा, सिंगेमी। ये सिंगेमी की बात करते हैं तो इसमें ये एक फर्टिलाइजेशन ही है।
सिंगेमी क्या है? एक फर्टिलाइजेशन ही है, लेकिन ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट। यानी जो सिंगेमी की बात कर रहे हैं, ये मेल और फीमेल गैमेट का कंप्लीट फ्यूजन होता है और परमानेंट फ्यूजन होता है कि एक बार वो फ्यूज करके ये जो जाइगोट बना लिया तो फिर वो अब अलग नहीं हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि सिंगेमी क्या है? तो इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और ये दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सिंगेमी की अगर बात करेंगे तो इसमें भी ये जो गैमेट किस सोर्स से आ रहा है कि उसका फ्यूजन होगा, तो उसके हिसाब से ये दो टाइप्स का होता है। तो आप ये देखिए, सिंगेमी इज ऑफ टू टाइप्स विथ रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स। यानी जो फ्यूजन करने के लिए गैमेट्स बना है वो किस सोर्स से आया है, उसके हिसाब से देखें तो ये सिंगेमी दो टाइप्स का होता है, जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट है एंडोगेमी और सेकंड है एक्जोगेमी। एंडोगेमी को सेल्फ फर्टिलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं और एक्जोगेमी को क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है, और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। तो फर्स्ट जो पॉइंट है एंडोगेमी, इस एंडोगेमी को हम लोग एक एक करके समझते हैं। आपको ये पॉइंट को समझने में कोई परेशानी तो नहीं ना हो रहा है? अगर परेशानी होगा तो आप कमेंट करके बताइए। काफ़ी समय से आप लेक्चर को सुन रहे हैं, थक गए होंगे, लेकिन अगर ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। कहा गया है कि मौजों के डर से दरिया पार नहीं होती, मौजों के डर से दरिया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप मेरे साथ बने रहिए और डटे रहिए। इस प्लेटफॉर्म से हम आपको समझाते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये अगला पॉइंट है एंडोगेमी, यानी जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या है। तो कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ सेम पेरेंट, यानी इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, लेकिन जो गैमेट आता है वो सेम पेरेंट का होता है। यानी यूनी जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि बॉडी उसका एक है और एक ही बॉडी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। फटाफट कमेंट आना चाहिए, एकदम फटाफट। आप यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? देखिए काफी बच्चों ने जवाब दे रहे हैं यूनिसेक्सुअल। वेरी गुड। तो हम लोग समझते हैं कि देखिए ये सेम पेरेंट से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या कर रहा है? फ्यूज करके नए जनरेशन का फॉर्मेशन कर रहा है, नए जनरेशन को बना रहा है। तो वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंडोगेमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। देखिए इसलिए इसको क्या कहा गया है? इट इज यूनिपेरेंटल,
यानी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या एंडोगेमी क्या है, यूनिपेरेंटल है, क्योंकि एक ही पेरेंट है, लेकिन वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। जैसे एग्जांपल की बात करें किस में होता है, तो देखिए ये टीनिया में होता है। ये टीनिया किसको बोलते हैं, टेप वर्म को बोलते हैं, इसको फीता कृमि कहा जाता है। आपको ये स्क्रीन पर देखिए ये टेप वर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही है टेप वर्म। और इस टेप वर्म बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। इसको जूम कर देखिए, इसके हेड को यहाँ पे दिखाया गया है, ये हेड वाले पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया, आप खुद देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे इसके बीच वाले सेगमेंट को कट करके यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यानी इसके हेड में आप खुद देख रहे हैं क्या है, यानी इसके हेड वाले इस पूरे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोलेक्स के नाम से जानते हैं। और इस एस्कोलेक्स में दो तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको एक को बोलते हैं यानी रोस्टेलम और इसको बोलते हैं सकर्स। और ये रोस्टेलम में क्या पाया जाता है, हुक पाया जाता है, कि ताकि उससे वो क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ को पकड़ सके। और सकर्स जो होता है वो क्या करता है, किसी बॉडी से चिपकने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका ये नेक है, और आप देख रहे हैं कि इसका इमैच्योर प्रोग्लोटिड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये एंडोगेमी यानी यूनिपेरेंटल है, तो यूनिपेरेंटल एंडोगेमी है, तो इस जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा। उसी में अगर बाइसेक्सुअल में अगर ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है तो इसको हम लोग एंडोगेमी कह देंगे। देखिए इसमें यहाँ पे एक छोटा सा कट को जूम कर दिखाया गया है। आप देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका क्या है, टेस्टिस है। यानी टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए इसका ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है, जो इस ओवरी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसका ये यूटेरस दिखाई दे रहा है। यूटेरस के अलावा यहाँ पे देखिए ये ओवरी से एक डक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो जिनाइटल पोर के नाम से इसको जानते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग वेजाइना भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पर्म डक्ट है, ये क्या है, जो इसमें टेस्टिस में इसका जो स्पर्म सेल बनेगा, इस डक्ट से वो क्या होगा, बाहर आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें से स्पर्म सेल आएगा और ये स्पर्म सेल इसी में चला जाता है। यानी इसमें से स्पर्म सेल बना इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस से, और फिर क्या हुआ, इसी बॉडी के जो जिनाइटल पोर है यानी वेजाइना, उसमें ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र होने के बाद से ये एक दूसरे से क्या होगा, इसके फीमेल गैमेट जो बना उससे फर्टिलाइज करके और सेम बॉडी के अंदर ये नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोगेमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बाकी आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना है, जो आपको बात बताया गया है उसी पर विशेष रूप से फोकस करना है। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया था, सेकंड जो टाइप्स है किसका, सिंगेमी का, वो कौन है, एक्सोगेमी। इसको हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। इस पॉइंट में क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स। यानी इसमें जो दो गैमेट का फ्यूजन होता है वो डिफरेंट पेरेंट से होता है, जिसमें एक मेल अलग है और फीमेल अलग है, और उसका अपोजिट सेक्स ऑर्गेन वाले ऑर्गेनिज्म है, सेम स्पेसीज का है। तो वैसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और चाहे उसको क्या बोलेंगे, एक्सोगेमी कहेंगे। यानी इसलिए थस इट इज बाई पेरेंटल, इसलिए ये क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बाई पेरेंटल है, क्योंकि ये दो डिफरेंट पेरेंट के गैमीट का ये इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और उससे नया जनरेशन बन रहा है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए, ये बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस और मैमल्स, यानी ये जितना भी हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है सब में क्या होता है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप आपको मिलेगा। ये देखकर यहाँ पे आपको खुद देख रहे हैं कि इट इज ऑल्सो अकर्स इन मेनी हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल, यानी ये कुछ
वैसे आपको बताया गया इसमें जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, बर्ड्स है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, फिश है, मैमल्स है, ये सब कैसा है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इसमें मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कुछ हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी। तो वैसे भी ऑर्गेनिज्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अर्थवर्म में होता है और लीच में होता है। इसके अलावा कॉकरोच तो आप जानते ही हैं। तो वैसे कंडीशन में देखिए क्या कर रहा है कि अर्थवर्म और लीच तो क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता ही है लेकिन कुछ बाइसेक्सुअल में भी होता है। तो अर्थवर्म आपको स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत एक अर्थवर्म को दिखाया गया है कि ताकि आप इस स्ट्रक्चर को देखें और ये समझे कि अर्थवर्म क्या है। केंचुआ है जिसको हम लोग चेहरा भी बोलते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप इस स्ट्रक्चर को ओरिजिनल में देखे हैं? कितने बच्चे इसको अपने लाइफ में ओरिजिनली देखे हैं? आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इस जो आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं और ओरिजिनली आप देखे हैं या नहीं देखे हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यानी आपको बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, आप समझ गए हैं, एक सिंगेमी और दूसरा कंजुगेशन। सिंगेमी में भी दो आपको टर्म्स बताया गया था कि जब गैमिट का फ्यूजन होता है उसका सोर्स क्या है, सेम पेरेंट से वो दो गैमिट आ रहा है या अलग अलग पेरेंट से आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में ये क्या होगा, यानी एंडोगेमी होगा कि एक्जोगेमी होगा, या आप समझ गए होंगे। सेम पेरेंट से अगर दो गैमिट फ्यूज कर रहा है तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोगेमी। अगर दो अलग अलग पेरेंट्स यानी एक मेल और फीमेल अलग अलग है और उससे गैमिट जो बन रहा है उसका फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम लोग एक्जोगेमी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आप अभी इस टर्म को समझे। अब हम लोग समझते हैं कंजुगेशन, यानी कंजुगेशन क्या है और किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आप देखिए ये जो कंजुगेशन है ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म में किसमें होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट इन्वॉल्व्स टेम्पोरेरी यूनियन ऑफ टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीशीज व्हिच एक्सचेंज देयर मेल प्रोन्यूक्लियाई टू फॉर्म सिंकैरियन एंड देन सेपरेट टू प्रोड्यूस डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी ये जो कंजुगेशन जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है कि दो पेरेंट्स, वो भी कैसा, सेम स्पीशीज के दो पेरेंट एक दूसरे से क्या करते हैं, टेम्पोरेरी फॉर्म में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, यानी उसका यूनियन बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद से क्या कर रहा है कि उसके अंदर का जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज करते हैं किस फॉर्म में, यानी सिंकैरियन के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद से सेपरेट होकर प्रोड्यूस करते हैं डॉटर इंडिविजुअल्स को। जैसे ये किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा, तो देखिए बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, इसके अलावा कुछ एल्गी और फंजाई में भी ये कंजुगेशन जो प्रोसेस है ये देखने के लिए मिलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, ये आप जो एग्जाम्पल है इस पर फोकस करना है और कंजुगेशन में मेन क्या प्रोसेस होता है इस पर आपको ध्यान देना है कि सेम स्पीशीज का दो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से टेम्पोररी मिलते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करके क्या करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं और उसके बाद से डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बैक्टीरिया में कैसे कंजुगेशन होता है, यहाँ पे पैरामीशियम में कैसे कंजुगेशन होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं, क्रोमोसोमल डीएनए है और ये उसका प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसका क्या है, पाइलस,
एक स्ट्रक्चर है जो बनता है। और पाइलस बनने के साथ साथ ये अलग बैक्टीरिया है और ये अलग बैक्टीरिया है, बट ये सेम स्पीसीज का है। एक दूसरे से देखिए ये इस पाइलस के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद से अपने जेनेटिक जो मटेरियल है उसको ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इसमें का उसमें चला जाएगा, उसमें का इसमें चला जाएगा, या उसमें का इसमें आ जाएगा। जैसे ये क्या है, डोनर है और ये रिसिपिएंट है, तो ये रिसिपिएंट है तो इसमें से कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें चला जाएगा। ये डोनर है तो ये उसमें दे देगा। अगर वो डोनर रहेगा, ये रिसिपिएंट होगा, तो वो क्या करेगा, कुछ अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र जब हो जाता है तो उसके बाद दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है और अलग होकर और नए इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा देखिए ये आपको पैरामीशियम में भी दिख रहा होगा। ये आप देख रहे हैं ना, कंजुगेशन किस में हो रहा है, तो ये पैरामीशियम में हो रहा है। तो ये पैरामीशियम में कंजुगेशन है और ये किस में है, बैक्टीरिया में। तो पैरामीशियम में कंजुगेशन आप जो देख रहे हैं कि इसके बॉडी पर ये जो सिलिया है, ये जब कंजुगेट करते हैं तो एक दूसरे से वो ज्वाइंट हो जाते हैं और ज्वाइंट होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्योंकि इसका जो यूनियन होता है वो टेम्पोरेरी होता है, परमानेंट यूनियन नहीं होता है। तो आपको ये कंजुगेशन पॉइंट समझ में आ गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपके लिए खूबसूरत सा क्वेश्चन डिजाइनिंग किया गया है। आप लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं और ये आपको थकावट नहीं हो और ये स्टडी से आपको जोड़ कर रखने के लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कौन सा सही है उसको कमेंट करके बताइए। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज डिप्लॉयड, यानी आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है, एग सेल, मेल गैमीट, जाइगोट, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से कौन सा आपको डिप्लॉयड फॉर्म में दिख रहा है, कौन सा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आपको कुछ देर पहले यही टर्म पढ़ाया गया था कि इसमें से बताइए कौन सा डिप्लॉयड फॉर्म में है। तो आप देखकर बताइए। तो ऑप्शन आपको हम समय देते हैं 5 सेकंड का, तो आपका काउंटिंग शुरू होता है। काफी बच्चे सही कमेंट करके बता रहे हैं। इसका आंसर जाइगोट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो जाइगोट आपको अभी बताया गया कि 2 गैमीट के फ्यूजन से बनता है, यानी एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं। और ये देखिए एग सेल यानी गैमीट है, फीमेल गैमीट, तो ये तो हैप्लॉयड होगा। ये मेल गैमीट है तो ये कैसा होगा, हैप्लॉयड। पहले ही बताया गया था कि गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो इसके लिए आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट, यानी मनुष्य के जो गैमीट है उसमें कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये आपको ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है 46, ऑप्शन दिख रहा है 23, ये थर्ड ऑप्शन है 21 और फोर्थ ऑप्शन है 42। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ह्यूमन के गैमीट में कितना क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, देखिए फटाफट बताइए। कमेंट का तो लाइन लगा दिए हैं, वाह, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। सही जवाब आ रहा है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड यानी बी, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा 23, क्योंकि गैमीट में पूछा जा रहा है और गैमीट बोला गया था ना कि हमेशा हैप्लॉयड होता है और ह्यूमन के सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है
डिप्लॉयड स्टेज में 46 होता है, यानी 46। 46 से जब गैमीट बनता है तो हाफ हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 23। तो ये सही जवाब क्या हुआ? 23। आप लोग का काफ़ी देर से समय हम लिए और आप लोगों से ये जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हम लोग चलते हैं अब अगले लेक्चर में, अब मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।